रशिया ने यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करके पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया है। साथ ही रशिया ने सभी देशों को धमकी देते हुए कहा है कि किसी ने भी इन्वेजन में अगर इंटरफेयर करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों, जब से रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पर अपनी आर्मी तैनात करना शुरू किया है, तभी से ही यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज ने रशिया के ऑक्यूपेशन को रोकने के लिए उस पर सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए हैं। सैंक्शंस का मतलब होता है किसी रूल या लॉ तोड़ने पर मुजरिम पर लगाई जाने वाली पेनाल्टी, जिससे मुजरिम को सबक सिखाया जा सके और वो ऐसी गलती दोबारा ना करे। अगर कोई कंट्री किसी इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन करती है तो उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाते हैं, जैसे उनके बैंक्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा देना, उनके साथ ट्रेड कम या बिल्कुल बंद कर देना, एक्सेट्रा। खैर, कई लोगों का मानना है कि चूंकि यूएसए और उसके एलाइज वॉर में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें रशिया को किसी तरह तो पनिश करना पड़ेगा ताकि दुनिया की नज़र में वो बुरे ना दिखें। और फिलहाल तो यूएसए और उसके एलाइज इकोनॉमिकली ही रशिया को कोई सबक सिखा सकते हैं, पर कई रिपोर्ट्स का मानना है कि रशिया पर इन सैंक्शंस का असर चाहे पड़े या ना पड़े, पर यूरोप पर इन सैंक्शंस का बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि रशिया पर लगने वाले सैंक्शंस यूरोप को कैसे तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। लेकिन उससे पहले हम एक नज़र डालेंगे कि यूएसए और यूरोप एक्सेट्रा ने किस किस तरह के सैंक्शंस रशिया पर लागू किए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। जैसे ही रशिया ने ईस्टर्न यूक्रेन में स्थित डोनेस्क और लुहांस्क को रिपब्लिक की मान्यता दी, यूएसए ने रशिया पर छोटे मोटे प्रतिबंधों यानी सैंक्शंस की घोषणा करना शुरू कर दी थी। लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद यूएसए ने अपने सैंक्शंस और कड़े कर दिए। यूएसए प्रेसिडेंट ने अब रशियन गवर्नमेंट के बैंक्स एसबीआर बैंक और वीटीबी बैंक पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। एसबीआर बैंक टोटल रशियन बैंक एसेट्स का लगभग 1/3 हिस्सा मेंटेन करता है। इस पर सैंक्शन लगाने से बैंक यूएस डॉलर में ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएगा। वहीं वीटीबी बैंक रशिया के 16% बैंक एसेट्स होल्ड करता है। इस बैंक को कंप्लीटली फ्रीज कर दिया गया है, यानी इससे कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, इन दो बैंक से 3 मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑटक्राइट, नोविकॉम और सॉफ्टकॉम और लगभग दुनिया भर के 90 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब्सिडरीज जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जर्मनी ने भी नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन पर रोक लगा दी है, जिसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये पाइपलाइन 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो बाल्टिक सी के थ्रू रशिया से जर्मनी हर साल 55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस कैरी करने वाली थी। जर्मनी के अलावा यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने भी सैंक्शंस इंपोज करने का फैसला किया है, जिससे रशिया के लगभग 70% बैंकिंग मार्केट और डिफेंस को मिलाकर काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट ओन्ड कंपनीज अफेक्टेड होंगी। इतना ही नहीं, ईयू के स्टेटमेंट के मुताबिक रशिया पर इंपोज किए गए सैंक्शंस रशिया के एनर्जी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स, फाइनेंशियल सेक्टर, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, वीजा पॉलिसी आदि को नुकसान पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। सैंक्शंस की वजह से रशिया यूरोपियन फाइनेंशियल मार्केट्स को भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। ब्रिटेन ने भी रशियन सोवरेन डेट सेल्स पर बैन लगा दिए हैं। किसी भी देश की गवर्नमेंट सोवरेन डेट मार्केट से पैसे बोरो करने के लिए इशू करती है। खैर, रशियन इंडिविजुअल्स पर भी यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। इंडिविजुअल्स के एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया है और उनके ट्रैवल पर भी बैन लगाया है। इन देशों के साथ साथ जापान ने भी रशिया पर सैंक्शंस लागू किए हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया था कि कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इन सैंक्शंस की कीमत रशिया से ज़्यादा यूरोपियन यूनियन के नागरिकों को चुकानी पड़ सकती है। चलिए देखते हैं अगले सेक्शन में कि ये कैसे मुमकिन है। जबकि अमेरिका और रशिया किसी भी चीज़ के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, वहीं यूरोप और रशिया का मामला बिल्कुल ऑपोजिट है। स्पेशली अगर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो यूरोप और रशिया एक दूसरे पर काफ़ी निर्भर करते हैं। पिछले कुछ सालों में यूरोपियन यूनियन ने लगभग 40% ऑफ गैस और अपने ऑयल का 1/4 से भी ज़्यादा रशिया से लिया है। दोस्तों, यही एनर्जी यूरोप के घरों को गर्म रखने में मदद करती है, इनकी फैक्ट्रीज को पावर देती है और गाड़ियों का फ्यूल बनती है। वहीं दूसरी ओर इन एक्सपोर्ट्स द्वारा मिलने वाले पैसों से रशिया की आधी से ज़्यादा इकोनॉमी चलती है। दोस्तों, इसके अलावा ईयू रशिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है। अगर यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज देखें तो उनमें जर्मनी रशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग जर्मनी का 50% कोल रशिया से आता है। इतना ही नहीं, जर्मनी का 55% गैस और 35% ऑयल भी रशिया ही सप्लाई करता है। इटली, जो रशिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, वो 41% ऑफ गैस रशिया से इंपोर्ट करता है। बल्कि कुछ
500 इटालियन बिजनेसमैन के ऑपरेशंस रशिया में चलते हैं और दोनों देशों के बीच लगभग $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होती है। इन बड़े देशों के अलावा ऑस्ट्रिया, टर्की और फ्रांस भी रशियन नेचुरल गैस के लार्ज कंज्यूमर्स हैं। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की अगर हम बात करें तो हंगरी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया रशिया पर अपने इंपोर्ट्स के लिए डिपेंडेंट नजर आते हैं। बिना गैस के यूरोप की फैक्ट्रीज चाइना और दूसरे एशियन कंट्रीज जैसे प्रोडक्ट्स नहीं बना पाएगी। बैंक्स पर सैंक्शंस लगाने के कारण अब यूरोप उन करस्पॉन्डेंट बैंक्स के थ्रू रशियन गैस की पेमेंट नहीं कर पाएगा जो अपने ट्रांजैक्शंस में डॉलर यूज करते हैं। इतना ही नहीं, डर ये भी है कि इन सैंक्शंस के रिटेलिएशन में रशिया शायद विंटर्स में यूरोपियन गैस सप्लाई ही बंद कर दे। वैसे तो यूरोपियन यूनियन ये दावा कर रहा है कि उसके पास विंटर गुजारने के लिए गैस का अच्छा खासा स्टॉक रखा हुआ है, लेकिन अगर रशिया पर कंप्लीट इकोनॉमिक नाकाबंदी ना भी लागू हो तब भी यूरोप रशिया पर इतना डिपेंडेंट है कि इन सैंक्शंस का खामियाजा यूरोपियन यूनियन के देशों को भुगतना ही होगा। गैस और ऑयल की जितनी कमी होगी चीज़ों के दाम उतने ही बढ़ जाएंगे और अल्टीमेटली एक कॉमन मैन ही सफ़र करेगा। यूरोपियन लीडर्स रशिया को उसकी क्रूरता के लिए पनिश करने और अपनी इकोनॉमीज को बचाने के बीच में फंस चुके हैं। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।